तो ये है हमारा पार्ट 2 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। तो जल्दी से हम 35 क्वेश्चन को और कवर करते हैं और यहाँ पे यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये यूनिट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को स्टार्ट करा है। सो लेट्स बिगिन द क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज इन कोहेशन लेस सॉइल विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। क्या कह रहा है कि जो ड्राई डेंसिटी है ये क्या होता है, कोहेजन, अगर आप कोहेजन लेस सॉइल की बात करें तो ये इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, इसका मेन रीज़न होता है आपका जो आपका कैपिलरिटी राइज हो जाता है। कैपिलरिटी राइज क्या होता है, कैपिलरिटी एक्शन होता क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि कैपिलरिटी एक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई सॉइल रखा है, इस सॉइल में जो आपका सीपेज वेलोसिटी अगर बढ़ जाता है उसी को हम कहते हैं कैपिलरिटी राइज, है ना। तो ड्राई डेंसिटी अगर डिक्रीज होती है, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। हमेशा याद रखेंगे ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट अंडर द लो प्रेशर। ये सारी चीज़ें कब कब होंगी, लो प्रेशर के अंडर होंगी, है ना। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो बल्किंग ऑफ सैंड हो जाती है ना, मतलब कि बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड में देखो, बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे कि अगर आप रेत को भिगा दो, रेत को भिगाने के बाद अगर आप इसको ट्रक को भरते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आपकी बल्किंग कैपेसिटी हो जाती है, मतलब एयर वॉइड्स बहुत सारे इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी जो रेत रहती है ये आपकी हाइट इसकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं जनरली जहाँ पे आप रेत वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए लेने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पानी सींच करके रखते हैं जिसमें कम सैंड में आपका क्या भरा सके, आपका जल्दी से ट्रक भरा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम डेंसिटी इज रीच इन कोहेशन लेस सॉइल व्हेन द सॉइल इज, क्या कह रहा है, मैक्सिमम जो डेंसिटी रहती है ये कोहेशन लेस सॉइल में कहाँ तक रीच करती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो ये रीच करती है आपकी फुल सेचुरेशन कंडीशन में। फुल सेचुरेशन कंडीशन तक आपकी मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। फुल सेचुरेशन मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर जितने भी आपके वॉइड्स हैं ये सारे वॉइड्स में क्या भरी हुई है, आपका वाटर भरा जाए, एयर की जगह ये सारे वॉइड्स में क्या भरा जाए, वाटर भरा जाए, तो वो पहुँच जाती है फुली सेचुरेशन कंडीशन में। इससे ज़्यादा अगर आप वाटर को भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सबमर्ज्ड कंडीशन में पहुँच जाएगी। सबमर्ज में क्या होगा, यहाँ पे आपकी पूरी सैंड या सॉइल होगी और इसके ऊपर आपको एक लेयर दिखेगी वाटर की, है ना। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है सबमर्ज की कंडीशन। फुली सेचुरेशन मतलब कि पूरे आपके एयर वॉइड्स रिप्लेस हो जाएं आपके वाटर वॉइड से, मतलब कि जितने भी वॉइड्स है उसमें वाटर भरा जाए, उसको हम कहते हैं क्या, सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। और सबमर्ज सॉइल कब होगी, जब आपकी पूरी तरीके से वाटर में पानी में क्या हो जाए, आपकी सॉइल डूब जाए, उसको हम कहते हैं सबमर्ज्ड सॉइल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड ऑकर एट द वाटर कंटेंट। जो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड रहती है ये कितने परसेंट वाटर में रहती है, तो 4 to 5% अगर आप वाटर मिक्स करते हैं सैंड के अंदर तो यहाँ पे आपको बल्किंग ऑफ सैंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनिशियल डिक्रीज ऑफ ड्राई डेंसिटी एट लोअर वाटर कंटेंट इज एग्जिबिट इन डैश टाइप ऑफ सॉइल। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप इनिशियली वाटर कंटेंट को क्या करो, इनिशियली अगर आप वाटर कंटेंट को डिक्रीज, अगर इनिशियली डिक्रीज ऑफ ड्राई डेंसिटी एट द लो वाटर कंटेंट इज एग्जिबिट, ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में। ब्लैक कॉटन सॉइल में ऐसा क्यों होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वाटर ऑप्टिमम वाटर है, सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसलिए इनिशियली अगर डिक्रीज ऑफ डेंसिटी एट द लो वाटर कंटेंट इज एग्जिबिट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 40 में कह रहा है द अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ सॉइल एट फुली सेचुरेशन इज ड्यू टू। फुली सेचुरेशन में जो अटेनमेंट होता है आपका मैक्सिमम डेंसिटी का, ये किस कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम डेंसिटी को अचीव कर जाती है फुली सेचुरेशन में आपकी सॉइल,
है ना, मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होगा, जैसे जैसे आप वाटर भरते जाओगे वैसे वैसे एयर कहाँ जाती जाएगी, एक्सेल आउट होती जाएगी, एयर बाहर निकलती जाएगी और इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, इसके बाद 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने से कौन सी वाली प्रॉपर्टी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखो रिड्यूस कंपैटिबिलिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, परमिसिबिलिटी, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कम कर सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन आएगा इसमें, ये सारी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हेन द कॉम्पैक्टेड ड्राई of optimum the structure of clay is always flocculated। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपका क्ले का स्ट्रक्चर रहता है ये जो इस तरीके से फ्लोकुलेशन दिखाता है, इसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या हो रहता है कि ये जो आपके पार्टिकल हैं इनमें जो आप वॉइड अगर देखें तो इनका पार्टिकल साइज का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है और यहाँ पे वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो आप बीच में यहाँ पे खाली खाली देख रहे हैं ये सारे क्या है, वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, वर्ड्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लोड लगाओगे तो ये सारे जो आपका सेटलमेंट हो जाता है, फ्लोक्यूलेंट्स का क्या हो जाता है, एकदम से सेटलमेंट हो जाता है। और ये सेटलमेंट क्या देता है, ये सेटलमेंट से आप मैक्सिमम सैचुरेशन को पा सकते हो। तो ये जो फ्लोकुलेंट्स है, जो आपका क्लेई सॉइल रहता है इसमें आपको कैसे दिखते हैं, फ्लोकुलेंट दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है द फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्टेड ड्राई सॉइल इज ब्रोकन ड्यू टू। ये जो कॉम्पैक्टेड ये जो आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा वाला कॉम्पैक्टेड, ये किस कारण से टूट जाता है, ये अगर टूट जाएगा तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएंगे, इस तरीके से प्लेस हो जाएंगे और कॉम्पैक्शन कर देंगे। तो ये होता है हाई स्ट्रेन के कारण, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43 का आंसर आ जाएगा ए, हाई स्ट्रेन। हाई स्ट्रेन के कारण जो भी आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर रहता है ये क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है और इसके कारण आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। अब देखो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, कम थी, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, कम थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स थे। मगर यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स क्या कर दिए आपने, हटा दिए, है ना। तो ये वाली सवाल में हमेशा याद रखना कि ये चीज़ भी पूछ सकता है कि सडन आपका जो फेलियर हो जाता है या सडन सेटलमेंट ह्यूज अमाउंट में जो होता है वो क्लेई सॉइल में ही होता है। ठीक है, या फिर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर जो सॉइल कंसिस्ट करता है उसमें होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पैक्टेड क्ले डिपेंड अपॉन। शेयर स्ट्रेंथ काय के ऊपर डिपेंड करता है कॉम्पैक्टेड क्ले का, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये खाली ड्राई डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ड्राई डेंसिटी के साथ साथ जो आपका मॉड्यूलस ऑफ वाटर कंटेंट है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जो भी आपका सॉइल का स्ट्रक्चर होगा इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्टली मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो जो भी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्शन है ये काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ड्राई डेंसिटी, मॉड्यूलस ऑफ वाटर कंटेंट, जो भी मॉड्यूलस है आपका वाटर कंटेंट का। नेक्स्ट ये डिपेंड कर रहा है आपका सॉइल स्ट्रक्चर पे और मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करने के पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोजिट सॉइल आफ्टर कॉम्पैक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ। जो भी आपका कंपोजिट सॉइल है कॉम्पैक्शन के बाद वो कैसा हो जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, क्रॉस ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर एंड कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ फॉर द सॉइल अ सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड ऑप्टिमम वाटर कंटेंट 16%। वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि आप ड्राई डेंसिटी बताइए। तो ड्राई डेंसिटी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, आप सबसे पहले ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गामा रो डब्लू, ये किसके, रो डब्लू के कंडीशन में बता रही हूँ, अपॉन 1+WG। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.7, रो की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, यहाँ पे रो की वैल्यू, रो डब्लू की वैल्यू आपको 1 रखनी है। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट 0.6%, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 0.16। ये सारा वैल्यू अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक बार मैं और फॉर्मूला लिख देती हूँ ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में,
कि जी आपका जो ये ड्राई डेंसिटी गामा ड्राई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जी रो डब्लू अपॉन 1 प्लस डब्लू जी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे जी क्या है 2.7, रो डब्लू क्या है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम 1 ले लेंगे, ये 16% में है तो 0.16 हो जाएगा। तो इसका जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.88। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 1.885, 46 का बी। नेक्स्ट कह रहा है इन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल कॉम्पैक्ट वेट ऑफ ऑप्टिमम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्या कहना के चाह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ ऑप्टिमम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो आपका स्ट्रेंथ रहती है किसी भी आपके सॉइल सैंपल के, वो किससे इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मैनर ऑफ कॉम्पैक्शन। जिस तरीके से आप कॉम्पैक्शन करेंगे उसी तरीके से ये क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कह रहा है अ कोहेसिव सॉइल यील्ड अ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 1.8 जी पर सीसी एट द ऑप्टिमम OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 16% ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन, टेक जी इक्वल टू 2.66। क्या पूछ रहा है वो, एस पूछ रहा है ना, कि एस की वैल्यू बताओ। इसने क्या दिया है, ड्राई डेंसिटी दे दी है आपको। ड्राई डेंसिटी कितनी दे दी है आपको, 1.8 दे दी है। तो आप रो डी लिख सकते हैं, रो डी है आपके पास 1.8। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, उसने दिया है वाटर कंटेंट डब्लू कितना दिया है इसने, डब्लू इसने दे दिया है आपको 0.16, है ना, 0.16 दे दिया। और क्या दिया है, जी की वैल्यू दी है। अब आपको एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सहवाग होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है डियर, इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, सहवाग कैसे लिखेंगे, SEWG। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। तो ई फाइंड आउट करने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है जी रो डब्लू अपॉन रो डी -1। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये आपका ई का फॉर्मूला हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई का फॉर्मूला, जी रो डब्लू अपॉन रो डी -1। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे आपका ई का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपको एस मिल जाएगा, जो मिलेगा 89.79%। तो इसको कैलकुलेट करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, द जीरो एयर वॉइड कर्व इज ऑल्सो नोन है। जीरो एयर वॉइड कर्व को हम क्या कहते हैं, तो जीरो एयर वॉइड कर्व को हम क्या कहते हैं डियर, जीरो एयर वॉइड कर्व को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एयर वॉइड, मतलब कोई भी एयर वॉइड नहीं है, मतलब क्या हो गया आपका 100% सेचुरेशन हो गया। तो इसको हम कहते हैं 100% सेचुरेशन कर्व। ज़ीरो एयर वॉइड को क्या कहते हैं, 100% सेचुरेशन कर्व। ऑब्वियसली सारे के सारे वर्ड्स में क्या हो गया आपका, वाटर भरा गया। तो ये कंडीशन किसकी है, सेचुरेशन की कंडीशन है, तो 100% सेचुरेशन हो गया, तो इसको हम 100% सेचुरेशन कर्व कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 50 में क्या कह रहा है, डैश इज गिवन जनरल ग्रेडियंट ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जनरल ग्रेडियंट हम इनमें से किसको कहते हैं, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं IGS। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जियोसिंथेटिक इंक्लूड्स डेस्ट मेन प्रोडक्ट क्राइटेरियाज कैटेगरीज। तो जो आपका जियोसिंथेटिक रहते हैं, जियोसिंथेटिक कितने कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं, तो जियोसिंथेटिक जो रहते हैं आपके वो रहते हैं 8 टाइप के, है ना। तो आप पढ़ लेंगे कौन कौन से टाइप के जियोसिंथेटिक रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो कह रहा है डैश इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग ग्रेडियंट ऑफ वाटर अंडर ग्राउंड वाटर का ग्रेडियंट निकालने के लिए हम कौन सा वाला मीटर या कौन से वाले मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो हम कौन से वाले मेथड को यूज़ करेंगे, आपका पीजोमीटर को यूज़ करेंगे, है ना। अंडरग्राउंड का प्रेशर निकालने के लिए पीजोमीटर का, प्रेशर मीटर का जनरली आप यूज़ करते हैं, प्रेशर मीटर, हाइड्रोमीटर, है ना। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ जियोसिंथेटिक्स आर देयर। कितने प्राइमरी कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 5 रहते हैं।
CPT इज मोर, नेक्स्ट क्या कह रहा है, CPT इज मोर पॉपुलर मेथड कंपेयर टू STP एज अ मेथड ऑफ जियोटेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन। तो आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा है या नहीं। तो ये क्या है, ट्रू है। जो आपका CPA, जो आपका CTP को हम जनरली ज़्यादा, ये पॉपुलर मेथड है क्योंकि इसका जो भी रिलायबल रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इसलिए। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेप इन्वॉल्व इन सॉइल इन्वेस्टिगेशन। ये आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया है ना। तो कितने टाइप में आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जल्दी से बताइए, सॉइल इन्वेस्टिगेशन कितने स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में होता है। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से सॉइल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप जा कर के लोकेशन देखते हो, उसके बाद आप मैपिंग करते हो, मैपिंग करने के बाद वहाँ पे आप कंटूर वगैरह से वहाँ पे आपका सर्वेइंग करोगे, है ना। सर्वेइंग करने के बाद आप देखोगे कि आपकी सॉइल कहाँ पे कैसी है, कहाँ पे आपका हिली एरिया है, कहाँ पे आपका वाटर है, कहाँ मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये जो आपकी वेरियस स्टेप इन्वॉल्व रहती हैं सॉइल इन्वेस्टिगेशन में। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ जियो सेल इज। आप जो स्ट्रक्चर रहता है जियो सेल का, वो कैसा रहता है। जियो सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, 3D हेक्सा हनीकॉम रहेगा। जियो सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हनीकॉम जैसा। जैसे हनी भी रहती है ना, ये फ्लोक्यूलेटिंग स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे लोड अपन लगाते हैं तो लोड लगाते टाइम एकदम से ब्रेकिंग कंडीशन या ब्रेकिंग या आपका सडन सेटलमेंट हाई अमाउंट में देते हैं। तो याद रखेंगे ये कैसे रहते हैं, 3D हनीकॉम। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश इज द लार्ज ग्रुप ऑफ जियोसिंथेटिक्स। डैश इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ जियोसिंथेटिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कौन सा वाला होगा इसका। इसका होगा आपका जियो मेम्ब्रेन्स। जियो मेम्ब्रेन्स क्या है, आपका सबसे ज़्यादा लार्ज ग्रुप है जियोसिंथेटिक का। नेक्स्ट वो कह रहा है 58, क्या कह रहा है, विच ऑफ द ब्लो इज़ नॉट टेस्ट ऑफ जियोसिंथेटिक्स। इनमें से कौन सा जियोसिंथेटिक का टेस्ट नहीं होता, है ना, या जियोसिंथेटिक के लिए हम कौन सा वाला टेस्ट को कंडक्ट नहीं करते। तो पंपिंग टेस्ट जियोसिंथेटिक के टाइम पे हम नहीं करते। बाकी आपका ग्रैब टेस्ट होता है, ड्राई सीवर टेस्ट वगैरह, ये सारे टेस्ट आपके किसके लिए होते हैं, जियोसिंथेटिक के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। जो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है ना, इसको इनडायरेक्ट मेथड या इसका एक और नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जो आपका इन्वेस्टिगेशन है। तो इसका आपको ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा जियो फिजिकल मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, जियो फिजिकल मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिटोमिनस स्टेबलाइजेशन। जो आपका बिटोमिनस स्टेबलाइजेशन है, इसका मेथड क्या होता है। तो बिटोमिनस स्टेबलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा वाटर प्रूफिंग विथ कोहेशन। हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग देते हैं। जब भी हमें वाटर प्रूफिंग देनी होती है तो इसलिए हम कौन सा बिटोमिनस स्टेबलाइजेशन करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है रोड। जो आपका रोडवे है ना, तो रोडवे का कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरीके से हुआ है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे या ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं आपको बनाती हूँ तो उसमें मैं इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर दूँगी। तो रोडवे में क्या होता है, जब हम पुराने ज़माने में थे तो कैम्ब्रिज कैसे आया, वो सारी चीज़ों को अगर आप याद करोगे तो आपको समझ आएगा कि पहले के ज़माने में कच्ची रोडें रहती थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती थी। तो हम क्या करते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, बिटोमिनस स्टेबलाइजेशन करके हम क्या बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं जिसमें हमें ये जो कीचड़ या ये जो गंदगी है इससे हमें क्या कर सकें, हम इससे बच सकें। नेक्स्ट वो कह रहा है 61 में विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिटोमिन। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिटोमिन है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ योर सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कटबैक्स, है ना। जो आपका कटबैक्स है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द बिटोमिनस लेयर कैन बी यूज्ड इन विच लेयर ऑफ पेमेंट इन द लोअर रेनफॉल एरिया। लोअर रेनफॉल एरिया अगर है तो आप बिटोमिनस की लेयर का पेमेंट में कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन से वाले पार्ट में आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा सरफेस में। जो भी आपका सरफेस रहेगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बिटोमिन की लेयर चढ़ा देंगे जिससे आपका वाटर जो कैपिलर एक्शन या ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है
ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, वहाँ पे बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सॉइल इज़ नॉट प्रेफर इन बिटोमिनस मिक्सचर इज़, कौन सी वाली आप सॉइल को इनमें से प्रेफर नहीं करेंगे बिटोमिनस मिक्सचर में। तो कौन सी वाली सॉइल को हम नहीं करेंगे, जल्दी से बताइए, कौन सी वाली सॉइल को नहीं करेंगे आप, क्ले को, है ना। तो क्ले को क्यों नहीं करेंगे, देखो ग्रेवल तो यूज़ करते ही हैं हम, गिट्टी वगैरह यूज़ करते हैं बिटोमिनस में, ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हैं आप, सैंड का यूज़ कर सकते हैं, मगर क्ले का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। क्ले का यूज़ करोगे तो वहीं से, जहाँ से आप क्ले का यूज़ करोगे वहीं से सीपेज देने लगेगा वो, इसलिए हम क्ले का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ इन सॉइल मे बी सीन एट एन एंगल, जो आपका इंक्रीज होता है एट एन एज ऑफ, कितने एज पे होता है, मतलब कि अगर आपने सॉइल का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो या सॉइल को आप स्टेबलाइजेशन कर रहे हो, तो वो कितने दिन में आपका दिखेगा। द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन सॉइल मे बी सीन एट एन एज ऑफ, कितने दिन की सॉइल हो जाएगी कॉम्पैक्ट या आपका ट्रीटेड। तो कितने दिन की सॉइल लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 28 डेज़ के लिए, 28 डेज़ बाद वो क्या, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वो कह रहा है द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बिटोमिन बाइंडर इज टेकन एज, बिटोमिन बाइंडर के केस में आपका मॉइस्चर कंटेंट हमेशा याद रखिए कम रहता है, कितना रखेंगे आप, 5% रखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है द स्टेबलाइजेशन ऑफ बिटोमिनस मिक्सचर इज ऑलवेज, अगर आप बिटोमिनस मिक्सचर की बात करें तो इसमें जो स्टेबलाइजेशन रहता है ये हमेशा क्या रहता है, इक्वल टू द वाटर कंटेंट, जितना वाटर रहेगा उतना अच्छा स्टेबलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है द हायर कॉम्पैक्शन विल रिजल्ट इन, ज़्यादा कॉम्पैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, लेसर स्टेबिलिटी, लेस स्ट्रेंथ, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अरे भाई अगर कॉम्पैक्शन अच्छा कर दिया मतलब कि आपने वॉइड्स को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिए। कॉम्पैक्शन से क्या करते हो आप, वॉइड्स को कम कर देते हो, एयर को एक्सेल आउट कर देते हो, वाटर को एक्सेल आउट कर देते हो। अगर वॉइड्स कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या करता है, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर वॉइड्स कम है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सोचो ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉइड्स कम है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को देता है। नेक्स्ट क्या है, द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल बिटोमिन मिक्स शुड बी, अगर आप सॉइल में लिक्विड लिमिट कितनी होनी चाहिए बिटोमिन मिक्स के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 40% होती है ना। तो लिक्विड लिमिट कितनी होती है, 40% रहती है आपकी। डब्लू, जो आपका स्मॉल डब्लू रहता है ना, इसको हम लिक्विड लिमिट भी कहते हैं, है ना। लिक्विड लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसका भी मैं जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। लिक्विड लिमिट क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी, जो आपका थिक्सोट्रॉपी क्या रहती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लें, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगी। नेक्स्ट बुक क्या कह रहा है, द बिटोमिन गिवन मोर बेटर रिजल्ट, मोर बेटर रिजल्ट कौन सा वाला बिटोमिन देता है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कटबैक जो रहता है ये सबसे अच्छा बिटोमिन माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद हम एक और यूनिट कवर कर लेंगे आज। क्या कह रहा है, द नॉन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आफ्टर एडिशन ऑफ लाइन इज, लाइम को ऐड करने के बाद जो नॉन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी रहती है किसी भी सॉइल की, वो क्या होती है, तो वो क्या करती है, हाई एफिनिटी विथ वाटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई एफिनिटी विथ वाटर। सो ये इस वीडियो के लिए यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको यहाँ पे आज बताई हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो फ्लोकुलेशन ज़रूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने यूनिट 2, यूनिट 3 और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे यूनिट्स के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप कर लिया है। टोटल 70 क्वेश्चन है, तो इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। मेरी ऐसे ही वीडियो सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, और कैसा गया पेपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।